नमस्ते। आज हम जानेंगे कि आप 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो हम मूलतः 4 चीज़ों पर बात करेंगे। 10वीं के बाद बोर्ड का सिलेक्शन क्या हो, कौन से बोर्ड में आपको एडमिशन लेना चाहिए, आपका कैरियर ड्रीम क्या है, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें और देन फाइनली कि वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी या वे अहेड क्या है आपके लिए, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं बोर्ड की। हमारे पास ब्रॉडली 3-4 ऑप्शंस आते हैं। पहला सीबीएसई, आईसीएसई, आपका अपना स्टेट बोर्ड और फिर 2 इंटरनेशनल बोर्ड है, कैम्ब्रिज और आईवी। हम यहाँ मूलतः 3 बोर्ड पर ही बात करेंगे, सीबीएसई और आईसीएसई और स्टेट बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड उन लोगों को चूज करना चाहिए जिनको विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे कम्पीट करना है, जिनका लक्ष्य है कोई ना कोई कंपटीशन देकर आगे आना। सीबीएसई बोर्ड मेनली आपको ये फोकस करता है कि आप अपना स्टडी थ्योरेटिकल वे में कैसे करें, ज़्यादा कम्पिटिटिव वे में कैसे करें। दूसरा, सीबीएसई बोर्ड वाइडली एक्सेप्टेड बोर्ड है। पूरे देश में लगभग 22,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं और अलग अलग कुछ कंट्री में भी सीबीएसई बोर्ड की एफिलिएशन है। वैसे लोग जिनके पिताजी, माताजी या किसी कारण से भी ट्रांसफ़र की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे लोगों को सीबीएसई को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बोर्ड चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, तो आपका बोर्ड भी चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका सिलेबस पैटर्न सेम रहेगा। आईसीएसई बोर्ड मूलतः फोकस करता है लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज़ और साइंस पर इक्वल वेटेज देते हुए, जहां आपको एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं। आईसीएसई उन लोगों को प्रेफर करना चाहिए जिनका फ्यूचर में स्टडी करने का, फॉरेन जाने का, रिसर्च पे से स्टडी करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। सीबीएसई का फ़ायदा ये है कि आपको एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक यूज करनी थी जो अक्रॉस द कंट्री सेम है, जबकि आईसीएसई में बुक प्रिस्क्राइब होती है लेकिन उनका इन डेप्थ नॉलेज आपको 10th लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल पे ही देखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप सीबीएसई से लेंगे और आईसीएसई से लेंगे तो बहुत आगे कैरियर में डिफरेंस होगा, बट 12 लेवल तक आपको कुछ फैक्टर्स ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए, जिसका हमने पहले डिस्कशन किया। दूसरा बोर्ड है आपका अपना स्टेट बोर्ड। आप बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, तमिलनाडु से हो, जहाँ से भी हो, हर स्टेट का अपना बोर्ड है और एक लार्ज नंबर ऑफ स्कूल उससे एफिलिएटेड होते हैं। उन बोर्ड की अपनी खासियत होती है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड सीबीएसई को हूबहू फॉलो करते हैं। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है एनआईओएस। एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें 10वीं का भी और 12वीं का भी कुछ वोकेशनल एग्ज़ाम दोनों आप दे सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स हैं, मतलब आपको लगता है कि कुछ पूरे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई है, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी हुई है, तो आप उसी एग्ज़ाम को दीजिए, आगे कुछ और एग्ज़ाम दीजिए। यदि आप 10th में फेल हो गए हैं और लगता है कि एक विषय, 2 विषय से फेल हुए हैं और उस विषय को आप अपने बोर्ड में नहीं देना चाहते हैं, तो एनआईओएस के थ्रू पुराने जिस बोर्ड से आप जितने सब्जेक्ट को पास किए उतना क्रेडिट उसमें लाते हुए बाकी नए 2 सब्जेक्ट को अपीयर होते हुए वहाँ से आप पास हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि आपको काम करने की ज़रूरत है और पढ़ने की रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं +2 की, तो आप एनआईओएस को चूज कर सकते हैं। एनआईओएस बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अक्रॉस द ग्लोब पूरे दुनिया में इसकी मान्यता है। फिर हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपको कैरियर डिसीजन में, स्ट्रीम सिलेक्शन में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में असर करते हैं। पहली बात तो ये पीयर प्रेशर, आपके दोस्तों की सलाह, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज़ में पढ़ने जा रहे हैं, कौन किस स्कूल में एडमिशन लिए हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, ये आप पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। दूसरी, आपकी पेरेंट की यानी आपके परिवार के लोगों की, माता पिता की क्या एस्पिरेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि माँ पिता या पिताजी कुछ और बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए, तो उनकी ये प्रेशर होती है, कोशिश होती है, इच्छाएं होती हैं कि अपने बच्चे को वो बनाएं। तो इसको आप कैसे डील करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। सोसाइटी, आप जिस समाज में रहते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ चारों तरफ इंजीनियर्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका रुझान हो या ना हो, आपको प्रेशर भी मिल सकता है उस तरह के करियर चूज करने के लिए। देन आपका अपना बिलीफ, आपका पर्सनल बिलीफ बहुत रोल करता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैथ्स नहीं आता है तो बाकी सारे करियर कुछ नहीं चूज कर सकते बिना मैथ का, ये अलग बिलीफ है जो कि गलत है। आप मेरे पिताजी की आमदनी कम है तो मेरे लिए आगे कोई पढ़ाई नहीं है, ये आपका पर्सनल बिलीफ है जो आपने अपने आप डेवलप किया आसपास के लोगों से समझकर। तो इन सारी चीज़ों को भी दूर करना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और आर्थिक संसाधन कभी भी बाधा नहीं बनेंगे आपके करियर में। इन सबों के लिए क्या करना है, आपको पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। आपका चॉइस क्या है,
किस तरह के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, कैसे करियर को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप क्या करेंगे, अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसमें आप कहाँ फिट पाते हैं और उसके लिए कौन कौन सा रास्ता अपनाना है, पहले इस पर आप सोचिए एक बार। नेचुरल टैलेंट को देखिए। नेचुरल टैलेंट वो टैलेंट है जिसको आप बिना किसी के दबाव में स्वाभाविक रूप से करते हैं। जैसे यदि पेपर में स्पोर्ट्स की खबरें आपको पढ़ने में रुचि लगती है तो दो कारण हो सकता है, आपको तो या तो किसी स्पोर्ट्स में खास लगाव हो, आप खेलते हो, या फिर उसका खिलाड़ी आपको पसंद है। तो खिलाड़ी पसंद होने को नेचुरल टैलेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि आप उस खेल को खेलते हैं, पसंद करते हैं, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिस पर आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप पढ़ने में इच्छा रखते हैं, समझते हैं, तो वो नेचुरली आपका ग्रो करेगा। कैरियर ड्रीम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप आगे चलकर कौन सा सेक्टर में किस तरह का चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, उसको आप पहले डिसाइड करें। पहले आप ये देखें कि आपका लक्ष्य कहाँ पर है। जब वो लक्ष्य आपका निर्धारित हो जाएगा तो उसके कौन से पाथ हैं, कैसे आगे जाना है, ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देन आपके पास उपलब्ध संसाधन क्या है, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, एकेडमिक स्टेटस क्या है, और इन सब का आपके जीवन पर, एकेडमिक लाइन पर, कैरियर लाइन पर पूरा का प्रभाव पड़ता है। अब मैं यहाँ हतोत्साहित नहीं करूँगा, आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास क्या नहीं है और क्या है, ये दोनों के बीच में आपको क्या चाहिए और उसके लिए कहाँ से आपको मिलेगा, इस पर ध्यान देंगे। देन लाइक एंड डिसलाइक, आपको क्या पसंद है ये ज़रूर आप कैरियर सिलेक्शन में ध्यान रखेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण आपको क्या पसंद नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। यदि आपको कुछ ऐसा करियर जो आगे चलकर आपको एकदम पसंद नहीं है उस लाइन में जाने का, तो फिर बाकी अभी से उसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पैसा हो, प्रेशर हो, प्रेस्टीज हो, लोगों का मन में हो कि आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, नहीं, उस प्रेशर को, उस डिसलाइक को पहले आप एक्सेप्ट करें, बाद में जाकर एक्सेप्ट कर और फिर पीछे मुड़ने में मुश्किल है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपका फ्यूचर गोल क्या है, उसके आधार पर आप स्ट्रीम सिलेक्शन करें। आप जब पढ़ेंगे, करेंगे आगे, तो उसके लिए नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, उसका क्या है, और इंटायर कैरियर में आपका क्या रोल होने वाला है उस पढ़ाई का, उस सब्जेक्ट का। लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, उर्दू पढ़ें, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन 1 से 2 लैंग्वेज पर आपकी कमांड होनी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, आपका फैमिली एनवायरनमेंट और बाकी जो सोशल स्टेटस है, ये मैं पहले बताया हूँ, और इसको नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से लेना है कि क्या नहीं है आपके पास और उसके लिए कहाँ जाना है, कौन कौन से संसाधन हैं जिनको आपको अरेंज करना है पढ़ने के लिए। और एक और फाइनल बात कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद अचीव क्या करने वाले हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं, और ये उसके लिए आपको कौन कौन सा स्किल डेवलप करने हैं, कौन कौन सा एप्टीट्यूड डेवलप करने हैं, और एट द एंड आपके पास रिजल्ट क्या होगा आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद। ये ज़रूर आप एनालाइज करें, फिर आपको आसानी होगी। अब आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। 3 अपॉर्चुनिटी मूलतः 10वीं के बाद देख पाते हैं आप, कॉमर्स, साइंस और आर्ट, जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। कॉमर्स वैसे लोगों को पढ़ना चाहिए जिसमें डेटा एनालिसिस हो, बहुत सारे डेटा के साथ गेम हो, आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीज़ों पर आपको अच्छा लगता हो। अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, फाइनेंशियल मैटर हो, इन सारी चीज़ों में आपकी रुचि है, घर के नॉर्मल हिसाब किताब में आपको अच्छा लगता है, तो कॉमर्स के लिए आप सोच सकते हैं। साइंस वैसे लोगों को सोचनी चाहिए जो लगातार बैठकर पढ़ने की क्षमता हो, एनालिटिकल स्किल हो, आप चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, आपको नेचुरली अच्छा लगता हो उन चीज़ों के साथ पढ़ना, खेलना, और आपके आसपास क्या हो रहा है उसको यदि आप नेचुरली साइंटिफिक वे में समझ सकते हैं तो बेशक आप साइंस लेना चाहिए। ह्यूमैनिटीज ये उन लोगों के लिए जिनको जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट, बाकी चीज़ों में रुचि हो, ऐसे चीज़ों में रुचि हो जिनको बाकी मैथ्स और साइंस से रुचि नहीं हो, बहुत सारे डेटा, हिसाब किताब, इन सारों से रुचि नहीं हो, ह्यूमैनिटीज़ की ओर देखना चाहिए। और एक और बात आती है कि इन तीनों के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ और करना है, तो बेशक आप कोई वोकेशनल कोर्स करके अलग लाइन चूज कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे, कॉमर्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जैसे CA, CS, CMA सभी जानते हैं। देन आपके पास एक्चुरियल साइंस होता है, LIC एजेंट आप देखे होंगे, तो LIC एजेंट नहीं बनना है। जिस कंपनी में LIC एजेंट काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनी में, तो बीमा का निर्धारण कैसे होता है,
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाई जाएगी, उसका पढ़ाई हम एक्चुअल साइंस में करते हैं। मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स के लिए अवेलेबल है। साइंस में आप ट्रेडिशनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी तो हैं ही, इसके अलावा एविएशन, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, देन फूड एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह की चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बायोलॉजी ग्रुप में है तो आपको नॉन मेडिकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिना मैथ्स के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, विथ मैथ्स भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ह्यूमैनिटीज़ में लॉ हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पीस स्टडीज़, लिबरल स्टडीज़, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज, होटल मैनेजमेंट, मीडिया आदि जितने करियर हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं। ऐसा नहीं है कि +2 के बाद ह्यूमैनिटीज़ में जाने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़ना है। साइंस और कॉमर्स वाले भी ह्यूमैनिटीज़ के कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। कॉमर्स वाले के पास ऑप्शंस हैं कि वो ह्यूमैनिटीज़ में भी जा सकते हैं, साइंस वाले तीनों में ग्रुप में किसी में भी जा सकते हैं। बस यही एक आपको एडवांटेज है। साइंस पढ़ने वाले का ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। कंटिन्यूसली आप साइंस पढ़ते हैं और प्योर साइंस में जाते हैं तो आपको अच्छा है, अप्लाइड साइंस में जाते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा अवसर मिल सकता है। फाइनली मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, 10वीं के बाद एक क्रूशियल टाइम होता है। आप इसलिए डिसाइड करें कि आप जल्दी डिसाइड करेंगे तो 12 और उसके बाद के समय कम समय में आप एक मुकाम पर पहुँचेंगे। बाकी जो समय आपके पास बचेगा, अगला 3-4 साल जो आप इधर उधर भटकेंगे, उस समय में आप अपने करियर ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। तो जहाँ लोग 30-35 में करियर शुरू करेंगे, वहाँ 30 में आप करियर ग्रोथ पर काम करना शुरू करेंगे तो आप 35-40 साल लगातार अच्छे से काम कर सकते हैं और आपका करियर अच्छा हो सकता है। आपके माँ पिताजी का ड्रीम है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं।